दोस्तों आपका 24 मार्च को 12वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। ओके, लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए आपको 2 अंक वाले क्वेश्चन बता दें, साथ ही वस्तुनिष्ठ से बताते जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम क्या है 2 अंक वाले महत्वपूर्ण देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट हमारा पार्ट 3 रहने वाला है। लास्ट के हमारे क्या है 4 चैप्टर रह गए थे, तो उनके और हम क्या है 2 अंक वाले वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, और जितने अगर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तैयार कर लेते हैं, आपको अदर कहीं से नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितने आपको गाइडों में नहीं मिलेंगे उससे ज़्यादा मैं अच्छे से आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, हर टाइप के करा देता हूँ। ओके, तो इसलिए आपको क्या अच्छे से तैयार कर लेना है, वीडियो को देखते ही देखते। तो अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो क्या है जुए में भी होती है। अध्याय 12 हमारा कागज प्रणाली और चुनौती वाला जो चैप्टर है, यहाँ से हम दोस्तों बात करते हैं तो केवल क्या है 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग हिस्ट्री भी नहीं आता, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से भी आपके आते हैं और 100% फिक्स आना है। ओके, तो यहाँ से भी हम देख लेते हैं, सब 2 लाइन के आंसर रहने वाले हैं, तो क्या है तो आपको क्या तैयार करते जाना। जो फैक्ट वाले उन्हें रट लीजिएगा, तो थोड़ा समझने लायक है समझ लीजिएगा। दल बदल क्या होता है, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका है, 24 में रिपीट होने का कम चांस है, बाकी नाम में ही रात छुपा हुआ दल बदल, दल को क्या है बदल लेना। जब कोई प्रतिनिधि किसी दल विशेष का चुनाव लेकर विजयी हो जाता है और अपने स्वार्थ के लिए यानी दूसरी एक पार्टी में, मान लीजिए क्या है बीजेपी, मान लीजिए कांग्रेस में कोई है, ओके, वो जीत जाता है चुनाव, कोई विधायक मान लीजिए जीत जाता है, अब उसे क्या है भाजपा से लालच देती है कि मैं आपको 10 करोड़ दूंगा, 20 करोड़, इस टाइप से, तो क्या अपने स्वार्थ के चक्कर में क्या है वो अपनी पार्टी को छोड़कर और क्या है दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। ये कहलाता है दल बदल। क्लियर है? तो इसमें आपका कि जब क्या है जब भी कोई प्रतिनिधि किसी विशेष दल का चुनाव लेकर लड़का विजय हो गया, जीत गया, फिर अपने स्वार्थ के लिए इसी अन्य, और वो दूसरे दल क्यों बुलाएगा उसे, भाई दूसरे दल इसलिए बुलाएगा क्योंकि वो जीत चुका है। ओके, जीतने वाली को यहाँ बुलाया जाएगा। ओके, तो अपने स्वार्थ के लिए या किसी अन्य कारणों से अपने मूल दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है, दल बदल कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आता, तो ये आपका रिपीट हो सकता है। लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री कार्यकाल में देश को किन 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे, उन्हें कार्यकाल में देश को कौन कौन सी चुनौती का सामना करना पड़ा। पहला विफल मानसून, सूखा और क्या गंभीर खाद्य संकट उत्पन्न चुनौती थी, यानी क्या गंभीर सूखा पड़ा जिससे क्या खाद्य संकट चुनौती बन गई। दूसरा है भारत द्वारा 1965 में पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ युद्ध का सामना भी की एक चुनौती थी। साथ ही 1965 में क्या है पाकिस्तान ने भी युद्ध छेड़ दिया था। तो ये क्या समस्याएं थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंडिकेट का क्या अर्थ है। ओके, ये 2022 में आ चुका है, 23 में आ चुका है, 24 में आ चुका है, तो अब ये नहीं सोचिएगा कि आपके 25 में आ जाएगा। ओके, क्या बात कर रहे हैं। ओके, बाकी देख लीजिए, कांग्रेसी नेताओं एक प्रभावशाली समूह को औपचारिक रूप से सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है। सिंडिकेट का मतलब क्या है, जो कांग्रेस की दिग्गज नेता है, बड़े नेता हैं, उनका जो समूह होता है, गुट होता है, वो क्या होता है सिंडिकेट कहलाता है। और इनके ही सहयोग से और इनके कारण क्या है इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी को क्या है प्रधानमंत्री बनी थी। ओके, मतलब प्रधानमंत्री बनाने में इंदिरा गांधी को क्या सिंडिकेट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाद में प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी बन गई तो उन्हें लगा कि ये सिंडिकेट मुझे क्या है कुछ अलग कर देगी। ओके, मतलब हटा भी सकती पद से, तो उन्होंने क्या सिंडिकेट से क्या दूरी बना ली। ओके, और सिंडिकेट से ही क्या अलग हो गई, इन्हीं ने बनाया था, जबकि इसी से क्या धोखा दे दिया इस टाइप से। ओके, जैसे आया राम गया राम जुमले कि किससे जोड़ा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और आया नहीं है आपके प्रीवियस पेपर में तो आ सकता है। ओके, सिंपल भी रहने वाला है। आया राम गया राम बहुत ज़्यादा कहानी है एक पार की। ओके, आया राम गया राम का किस्सा 1967 में हुआ था। गयालाल नामक व्यक्ति हरियाणा के पलवल जिले से हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। एक गयालाल नामक एक व्यक्ति था। ओके, 1967 में जो चुनाव हुआ था। ओके, हसनपुर विधानसभा से वो चुना गया। ओके, इन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली, एक ही दिन में क्या 3 बार पार्टी बदली। ये कांग्रेस को छोड़, पहले कांग्रेस के थे तो कांग्रेस को छोड़कर यूनाइटेड फ्रंट में चले गए, फिर थोड़ी देर बाद फिर कांग्रेस में वापस आ गए, करीब 2 घंटे बाद फिर यूनाइटेड फ्रंट में चले गए, बाद में फिर कांग्रेस में आ गए, पुनः वापस आ गए। इसे इसलिए कहा जाता है आया राम फिर गया राम, इस टाइप। क्लियर है? तो सिंपल आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। 1960 का दशक यानी 10 साल, और कौन से 10 साल 1960 से लेकर 1970 तक। अगर मैंने कहा 1960 का दशक यानी 1960 से लेकर 1970 तक, मैंने कहा 1990 का दशक यानी 1990 से लेकर 2000 तक। क्लियर है? ओके, आगे तो इसमें आपको क्या जो इस दशक को है 10 साल को खतरनाक दशक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें देश को क्या है बहुत सारे संकटों या खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ा। कौन कौन सी, जिस तरीके से मैं दे रहा हूँ उस तरीके से आप लिखते हैं ना, तो टीचर तुरंत आपको नंबर दे देगा। ठीक, 1962 में 1960 से लेकर 1970 के मध्य ऐसी कौन सी दुखद घटना घटी ओके जिसके कारण से क्या खतरनाक दशक कहा जाता है। 1962 में क्या भारत चीन का युद्ध हुआ, और 1964 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल की मृत्यु हो गई। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। देश को क्या है व्याप्त खाद्य संकट था, और देश में क्या बहुत ज़्यादा खाद्य संकट था। तो ये मैंने 5 आपको रीजन दे दिए हैं इनके, और आपको 1-2 से काम नहीं चलेगा, 5 के 5 आप रीजन लिखते हैं तुरंत आपको नंबर मिल जाएंगे। ओके, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये भी नहीं आया तो उसके भी आपको पढ़ के रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीवी पर से क्या अभिप्राय होता है। भूतपूर्व राजाओं महाराजाओं को दिए जाने वाले जो विशेष भत्ता
और इत्यादि को क्या है प्रीविवर्स कहा जाता था। पहले जब क्या है राजाओं को अपने देश में क्या है शामिल किया गया, रियासतों का विलीनीकरण हुआ, ओके, किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो राजा तो अपना इतना बड़ा उनका राज्य होता था, उनका पैसा होता था, इतनी आसानी से पूरे देश को थोड़ी ना दे देंगे, ओके। इसलिए उन्होंने क्या है, उन्होंने ये कहा गया कि आपको क्या पेंशन दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा, कि ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, आपको पेंशन दिया जाएगा, ओके। तो इसलिए क्या है राजा फिर मान गए, तो इसलिए इसी प्रीविवर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, और फिर क्या है बाद में इंदिरा गांधी ने क्या इसे समाप्त कर दिया था। चौथे आम चुनाव कब हुए और इस चुनाव के पश्चात केंद्र में किसी सरकार हुई बनी? तो चौथे आम चुनाव क्या 1967 में हुए थे, और चुनाव के पश्चात केंद्र में क्या कांग्रेसी सरकार बनी थी। फिर ये तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, स्किप कर दीजिएगा, और ये आंसर भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट राम मनोहर लोहिया कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया, एक एक लाइन के इनके आंसर से पढ़ बस लेते तो आपका काम हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया भारतीय राजनीति में गैर कांग्रेसवाद के जनक थे, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है गैर कांग्रेसवाद के जनक कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया। उनके अथक प्रयासों की वजह से 1967 में कई राज्यों में क्या है कांग्रेस की पराजय हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय थे? 1970 का दशक यानी 1960 से लेकर 1970 से लेकर 1980, ये आपका कहलाएगा दशक होगा। 1970 से लेकर 1980 समय था, वो इंदिरा गांधी की सरकार बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। क्या कारण था कि जो प्रसिद्ध हो गई? तो इसके बहुत सारे कारण थे, क्योंकि इन्होंने क्या है ग्रामीण भू स्वामित्व, शहरी संपदा का परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति, प्रीविपर्स की समाप्ति पर जोर दिया। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारे दिया, ओके। साथ ही भूमिहीन किसानों, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाओं और बेरोजगार नौजवानों को लुभाकर अपने समर्थन हासिल करने का प्रयास किया। इन्होंने क्या है जो गरीब थे, बेरोजगार थे, अल्पसंख्यक आदिवासी थे, ओके, महिलाएं थी, इन सब को क्या उन्होंने उनके लिए कुछ ना कुछ कार्य किया, ओके, इसलिए क्या ये प्रसिद्ध रही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1971 से 72 के पश्चात भारत सरकार के समक्ष आई कोई दो आपको समस्या बतानी है। तो कौन कौन सी समस्या आई तो आपको तैयार करके रखना है। कि बांग्लादेश से संकट के कारण क्या है अर्थव्यवस्था भारी दबाव में थी, क्योंकि जिससे क्या है कीमतों और वृद्धि में क्या है कीमतों में वृद्धि हो गई। साथ ही अमेरिका द्वारा भारत को दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता थी वो भी बंद कर दी गई। 1967 के चुनाव को इस प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी टाइप का आ सकता है, इसलिए मैं इतने ज्यादा आपको यहाँ कवर करता हूँ, क्योंकि आपके तीनों चैनल थोड़ा सा फिक्स होगा, इतना ज्यादा नहीं बताऊंगा, और सिलेक्टेड हो आपको बताता हूँ। लेकिन 2 नंबर में क्या है उतना फिक्स नहीं होता, कहीं से भी 2 लाइन का तो क्वेश्चन पूछना है, कहीं से भी पूछ सकते हैं, हर प्रकार का मैंने कवर किया है जो आपसे आ सकता है। ओके, इतना आप देखेंगे आइडियो में भी आपको नहीं मिलेगा। ओके, भारत में 1967 के चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूचाल क्यों कहा जाता है? 1967 के चुनावी परिणामों के कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर क्या है जोरदार झटका लगा, और उनके मत प्रतिशत क्या है सीटों में भारी गिरावट है। 1967 को क्या राजनीतिक भूचाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे पहले क्या कांग्रेस का एकदम दबदबा रहता था, कांग्रेस दबदबा। 1967 के चुनाव में कांग्रेस ये क्या है बहुत बुरी तरीके से हार गई, इसलिए क्या राजनीतिक भूचाल कहा जाता है। गैंग कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? तो कांग्रेस को सत्ता से अलग करने के लिए समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के द्वारा ये प्रस्तुत की गई थी विचारधारा, जिसे गैर कांग्रेसवाद के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको यहाँ ऑब्जेक्ट पूछे जा सकते, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ हो सकता है 2 नंबर में ना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से आपका बन सकता है, तो ध्यान से देखना है। तो गैर कांग्रेसवाद के जनक कौन है? गैर कांग्रेसवाद विचारधारा के जनक कौन है? तो याद रखना है राम मनोहर लोहिया। कंप्लीट हो जाता है। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट अध्याय जाता है अध्याय 13 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट वाला चैप्टर से देख लेते हैं। इस चैप्टर से दोस्तों हम बात करते तो आपके पेपर में 2 नंबर क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर क्वेश्चन आएगा। ओके, चलिए हम 2 नंबर के देख लेते हैं, बाद में 3 नंबर वाली वीडियो में वहां से इस चैप्टर से हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन का कवर करेंगे। तो लोकतंत्र क्या है होता है? तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को क्या चयन करती है। ये प्रतिनिधि जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं तथा जनता की इच्छा तक अपने क्या पद पर रहते हैं। बिल्कुल सिंपल, आप जानते हैं लोकतंत्र में क्या होता है। लोकतंत्र में जनता अपने क्या प्रतिनिधि को चुनती है, विधायक के रूप में, फिर उसमें विधायक से क्या है जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनते हैं। तो जनता के प्रतिनिधि को चुनते हैं और प्रतिनिधि क्या है हमारे लिए कानून बनाते हैं। ओके, और वही क्या है और साथ ही क्या है जनता की इच्छा को अपने जब तक पद में रहते हैं, मतलब जब तक जनता चाहे तो हरा दे तो नहीं हरा भी सकते हैं। ओके, वोट ना देकर। इस बार से नेक्स्ट है 1974 के बिहार छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की क्या शर्तें हैं? ओके, इस बार जो क्वेश्चन बता रहा हूँ 2 नंबर से आपको समझ लीजिए ऑब्जेक्ट की बहुत ज्यादा आपकी तैयारी हो रही है। हर प्रकार के मैंने यहाँ कवर किया है, जिससे यह पूरा क्वेश्चन यहीं से रखा रहा है। ओके, हर प्रकार क्वेश्चन में कवर किया है, एक लाइन के उत्तर है, तो एक बार पढ़ते जाइएगा। ओके, तो 1974 के बिहार छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की यह शर्त थी। शर्त उन्होंने क्या मतलब आंदोलन में उन्होंने क्या शर्त रखी? ओके, आंदोलन में ये शर्त रखी कि वहाँ की उनका जो उद्देश्य था कि राज्य सरकार को इस्तीफा दिलाना। नेक्स्ट हमारा आपातकाल के बाद भारत में क्या बदलाव आए? तो आपातकाल के बाद भारत में क्या बदलाव हुए? तो आपातकाल के बाद देखिए तो जैसे कांग्रेस थी, कांग्रेस ने क्या है आपातकाल में बहुत लोगों को परेशान किया। ओके, जैसे सीधे क्या है आपातकाल के लगने से कांग्रेस की जो सरकार है पूरी तरीके से गिर गई। ओके, तो आपातकाल के बाद भारत जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को अभी तक सत्ता में कायम थी को पछाड़कर बहुमत से सत्ता में प्राप्त हुई। ओके, कांग्रेस पार्टी को पछाड़ करके जनता पार्टी अब जीत गई। अब कांग्रेस पार्टी को क्यों लोगों ने हराया? क्योंकि आपातकाल के समय इंदिरा गांधी ने ऐसे नियम बनाए, लोगों को इतना परेशान किया। ओके, इसलिए क्या है इनको हरा दिया। ओके, कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 350 थी पहले, जिससे पहले जो जीती तो उसमें 350 सीटें थी,
घट कर सीधे 153 में सिमट गई। 30 वर्षों के बाद केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी, पहली बार ऐसा हुआ था कि गैर कांग्रेसी सरकार का क्या गठन हुआ, नहीं तो अभी तक क्या कांग्रेसी सरकार बन रही थी देश के आजाद होने के बाद। स्वयं इंदिरा गांधी और संजय गांधी चुनाव हार गए, जहां से वो लड़े हुए थे। स्वयं जो मेन लीडर इंदिरा गांधी और संजय गांधी ये भी चुनाव हार गए। ओके, इस चुनाव में क्या है, मोरारजी देसाई हुआ है प्रधानमंत्री बने। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे सर आप क्या है वीडियो इतना लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या है मुझे बहुत ज्यादा तेजी बुखार जुड़ गया, पैरासीटामोल लेकर क्या है काम चला रहा हूँ। अब ये भी नहीं कि जाओ अस्पताल थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो इसलिए मैं क्या है पैरासीटामोल 3-4 दिन का काम और है। ओके, इसके बाद क्या आपका पेपर हो जाए तो दिक्कत नहीं होगी, आराम से रेस्ट करेंगे। देख लेते हैं। ओके, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग क्या अगर तैयारी तो कर रहे हैं, पेपर है, टेंशन है तो पढ़ना है, लेकिन आपको क्या उतना से ज़्यादा रेस्ट भी करना है, अपने खाने पीने पर ध्यान देना है ताकि आप स्वस्थ रहें। ओके, स्वस्थ रहते हैं तो आप क्या किसी भी प्रकार के काम कर सकते हैं। ओके, मैं अपने ना सोने पर ध्यान देता हूँ ना खाने पीने पर भी। ओके, पेपर के टाइम यही होता है, इतना वीडियो देना पड़ता है, इसलिए क्या है बुखार आ रहा है बहुत तेजी से, तो इसलिए टाइम लगा था। लेकिन आपको क्या करना है, इस पर अपने ध्यान देना जरूर है। नौकरशाही क्या होती है? देखिए, नौकरशाही उस व्यवस्था को हम कहते हैं जिसके अंतर्गत सरकारी कार्यों का संचालन एवं निर्देशन उन व्यक्तियों के हाथों में होता है जो प्रशासन के द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं। यानी नौकरशाही मतलब होता है सरकार का नौकर। इसमें मतलब जैसे IAS है तो वो भी नौकरशाही के अंतर्गत आता है। DSP है, ओके, ये तहसीलदार है, मतलब जो सरकारी कामकाज में लगे हुए हैं, सरकार के लिए लगे हुए हैं, मतलब जनता के लिए लगे हैं, ये सरकार ने उन्हें चयन किया है। ओके, तो वो आपके यहाँ नौकरशाही के अंतर्गत आता है। क्लियर है। एकात्म मानवतावाद क्या है? तो एकात्म मानवतावाद दर्शन मानव जीवन के संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र संबंध के दर्शन है। इसका पूर्ण वैज्ञानिक विवेचन, मतलब एकात्म मानवता का जो विचारधारा किसने दी थी? तो विचारधारा दी थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। ओके, और ये जो क्या है एकात्म मानवतावाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन का दर्शन है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1975 में आपातकाल की घोषणा के पश्चात सेमिनार ऑफ मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाएं छापना क्यों बंद कर दिया? देखिए 1975 में ये जो पत्रिकाएं हैं, मैगजीन है, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, एक सेमिनार और आपका मेन स्ट्रीम। तो इन्होंने क्या है छापना बंद कर दी। क्यों छापना बंद कर दी? सिंपल आंसर है कि आपने जो प्रेस सेंसरशिप होता है वो क्या है इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय लगा दिया। यानी अगर आपको कुछ भी छापना है, भाई पत्रकार आप मतलब पत्रकारी कर सकते हैं, पत्रकार आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो भी कुछ आप छाप रहे हैं उसमें आपको क्या सरकार से पूछना पड़ेगा, भाई हम ये न्यूज़ छाप रहे हैं, छाप सकते कि नहीं छाप सकते, मतलब सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। साथ ही सरकार की कोई भी निंदा नहीं होनी चाहिए। भले आपातकाल सरकार बहुत ज़्यादा लोगों को कष्ट दे रही है, लेकिन किसी को क्या है सरकार की मतलब किसी पास से निंदा नहीं होनी चाहिए। ओके, तब तो मैनचेस्टर और जो आपकी सेमिनार पत्रिकाएं थी उन्होंने कहा कि हम क्या गुलामी थोड़ी करेंगे, क्या मतलब पत्रिकाएं का जब हमें आपकी तारीफ ही करना है, तो उन्होंने कहा ये बंदी कर दो, तो उन्हें छापना ही बंद कर दी इस टाइप से। ओके, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ उस पर अगर समझ के रखते हैं तो आप कोई भी आंसर आराम से लिख पाएंगे। आपातकाल के समय 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है? तो आपका ये दिया हुआ 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत एक बार आपको तैयार कर लेना कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं, आपका काम हो जाएगा। ओके, 4-5 टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ के रखना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या है समझाइए। ओके, लोकतांत्रिक व्यवस्था का चैप्टर का नाम ही है संकट क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। वही तो इससे पूछा जा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट वाला चैप्टर पढ़ तो रहे हैं, इसका असली में मतलब क्या होता है? तो 1900 देखिए आप जब पढ़ लेते समझ लेते थोड़ा शॉर्ट आउट भी कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में यहाँ दे सकते हैं, लेकिन आपको पहले वो टॉपिक अच्छे समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है तो आपका क्या है इसमें 1975 में लगे आपातकाल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने से विभिन्न चीज़ों की क्या कीमतें बहुत बढ़ गई थी। अगर तेल की कीमत बढ़ती है लगभग क्या सभी चीज़ों की कीमत बढ़ने लगती है बाजार में। औद्योगिक विकास क्या दर बहुत ज़्यादा कम हो गई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में क्या बेरोजगारी बढ़ने लगी। सरकार के खर्चे क्या कम करने के लिए सरकारी कर्मचारी को वेतन तक रोक दिया। ऐसी स्थिति को क्या है लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या हम क्या है संकट कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट और ऐसे टॉपिक है पढ़ते ही आपने तो समझ लीजिए, रटना आपको जितना ज़्यादा नहीं पड़ता है। ओके, नेक्स्ट सन 1974 में बिहार में किसने और क्यों आंदोलन किया? तो इसका 1974 में आंदोलन किया था जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बिहार के छात्रों द्वारा राज्य सरकार में कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया गया था। एक राजनीतिक आंदोलन था और इसका नेतृत्व दिग्गज गांधीवादी समाजवादी जयप्रकाश नारायण ने किया था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन निवारण नजरबंदी क्या है? ये दोनों क्वेश्चन आपके एमपी बोर्ड एग्जाम जो मॉडल पेपर है आपको 25 उसमें आपके दिए हुए। निवारण नजरबंदी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई के दोषी सिद्ध किए लंबे समय हिरासत में रखना है। इसका मकसद किसी व्यक्ति को क्या भविष्य में अपराध को रोकने का मतलब है। यानी इसमें किसी व्यक्ति को क्या है जब निवारण नजरबंदी का जो आज सिस्टम आ जाता है तो इसमें जो सरकार क्या है सरकार किसी व्यक्ति को क्या है जेल में डाल सकती है उसकी बिना अनुमति के, और साथ ही उसको बिना उसमें कोर्ट में कोई भी उसका क्या है सुनवाई भी नहीं होगी। और ऐसा क्यों किया जाता है? आपने अपराध नहीं किया, आपने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी सरकार चाहे तो आपको क्या जेल में डाल सकती है। क्योंकि किस उद्देश्य से डाल सकती है कि आपने अभी अपराध नहीं किया, अभी आप कोई अपराधी नहीं है, लेकिन आगे आप क्या अपराध कर सकते हैं। अगर सरकार को शंका होती है कि अभी आप अपराध नहीं किया है लेकिन आप क्या आगे अपराध कर सकते हैं, तो क्या निवारण नजरबंदी के अंतर्गत आपको क्या वो जेल में डाल सकती है इस बार से। नेक्स्ट हमारा 42वां संविधान संशोधन क्या है? एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है तो कमी चांस है रिपीट होने के। लेकिन आपका कैसा संशोधन हुआ था कि जो विधायिका के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के क्या निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ओके, इसके बाद है कि आपातकाल के दौरान चुनाव को 1 साल के लिए क्या स्थगित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1976 में रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया और इसकी क्या है प्रमुख मांगे क्या थी? ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका। आंसर हो जाएगा 1974 में रेलवे हड़ताल
में नेतृत्व क्या जार फंडासन ने किया था और ये आपका दोस्तों क्या ऑब्जेक्ट है, पूछा जा सकता है। इसकी प्रमुख मांग रेलवे कर्मचारियों की सेवा तथा बोनस आदि के जुड़े मामले थे। नेक्स्ट प्रेस सेंसरशिप क्या है, अभी ओडिज्म 24 में आ चुका है, तो अब आपका चांस नहीं है, बस आपको एक बार पढ़ के रखना है। ओके, प्रेस सेंसरशिप का मतलब होता है कि सरकार ने क्या है प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी और समाचार पत्रों को कुछ छापने के पहले क्या अनुमति लेना आवश्यकता, इसे क्या है प्रेस सेंसरशिप कहा जाता है। साथ ही जो आपके समाचार पत्र छापने वाले हैं वो क्या सरकार की क्या निंदा नहीं कर सकते, ये सब था इसके अंतर्गत। जैसे गुरिल्ला युद्ध किसे कहते हैं, गुरिल्ला युद्ध की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई, तो चंद लोगों द्वारा विशाल सैन्य शक्ति का खिलाफ छिपकर लड़ने की युद्ध नीति क्या है, गुरिल्ला युद्ध कहलाता है। ओके, युद्ध में क्या है, जैसे मान लीजिए क्या है वहाँ 12 लाख की सेना है मान लीजिए, यहाँ केवल 12,000 लोग हैं, तो जीते अगर लड़ाई होती तो हारी जाएंगे 12,000 वाले। तो जो क्या करते हैं कि क्या जंगलों में छुप जाते हैं और उनका धीरे धीरे उनकी सेना को समाप्त करते जाते हैं। जंगलों में छिपकर कहीं से क्या कहीं निकल रहे होके कहीं छत पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं जहाँ से सेना निकल रही उसके ऊपर कूद करके हमला कर देते हैं, अचानक से हमला कर देते हैं जंगलों में छिपकर, तो गुरिल्ला पद्धति युद्ध कहलाती है। नेक्स्ट आपका आंतरिक अशांति की दशा में उद्घोषित आपातकाल के दो प्रभाव बताना है, तो संसद के जो सभी कार्य स्थगित हो जाते हैं, साथ ही प्रेस की जो आज़ादी है उस पर रोक लग जाती है। प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या है, तो नौकरशाही जो मैंने आपको बताया वही आपका रहने वाला है, नौकरशाही पहले भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संवैधानिक व्यवस्था में संकट का क्या अर्थ होता है। संवैधानिक व्यवस्था है, इसमें संकट कब कहा जाता है, जब जन समुदाय तथा कोई संगठन संवैधानिक प्रावधानों की वैधता का प्रश्न चिन्ह लगाता है अथवा उनके प्रयोग का अवैध बतलाकर उनका क्या प्रबल विरोध करता है, तब इसे क्या है संवैधानिक संकट उत्पन्न कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जनता पार्टी कौन कौन से दल में सम्मिलित थी, उसका विघटन क्यों हुआ, तो जो जनता पार्टी वो 5 दल में कांग्रेस संगठन, जनसंघ, लोकदल, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी सम्मिलित थी, और जनता पार्टी या पार्टी हो जाए का विघटन क्या परस्पर उनके मतभेदों के फलस्वरूप हुआ। जेसी शाह आयोग रिपोर्ट भारत में सरकार को कब सौंपी थी, तो शाह आयोग ने 3 चरणों में 525 पृष्ठीय रिपोर्ट तत्कालीन जनता सरकार को प्रेषित की थी और इसने अंतिम रिपोर्ट 6 अगस्त 1978 को प्रस्तुत की थी। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपातकाल लगाते समय केंद्र सरकार ने कौन से तर्क दिए, 2 आपको बताना है। एमपी 24 में क्वेश्चन आ चुका है, कभी जहाँ से एक बार आपको है पढ़ लेना है, बिल्कुल सबका सिंपल दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा अध्याय है अध्याय 14 क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इनसे देख लेते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, क्या था लिखिए। एमपी 22 में आ चुका है, तो रिपीट हो सकता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सैन्य बलों द्वारा 3-6 जून 1984 में अमृतसर पंजाब स्थित हरमंदिर साहिब परिषद यानी स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान समर्थन जनरल सिंह भिंडेवाला और उसके अनुयायियों को मुक्त कराने के लिए चला गया अभियान था। जो इन लोग के जो क्या है ये भिंडेवाला थे और उनके सहयोगी थे, उन्होंने क्या कब्जा कर लिया था कि अपने हथियार रख लिए थे स्वर्ण मंदिर में, तो इनको क्या है स्वर्ण मंदिर से निकालने के लिए ये सब जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया। नेक्स्ट भारत के किस क्षेत्र को क्या 7 बहनें कहा जाता है। एमपी 22 में क्वेश्चन आया है, 23 में आया है, 24 में आ रहा है, अब आप क्या सोच रहे हैं 25 में भी आ जाएगा, तो ऐसा लगता तो है नहीं है। देख लीजिए तो कौन कौन से 7 बहनें, मतलब जो पूर्वी की जो भारत है हमारा, वहाँ क्या जो 7 राज्य वो एक साथ रहते हैं, तो इसलिए क्या 7 बहनों कहा जाता है। असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय। नेक्स्ट हमारा उत्तर पूर्व भारत में सक्रिय रहे किन्हीं 2 अलगाववादी संगठन कौन कौन से हैं, तो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और मिजो नेशनल फ्रंट, ये आपके उत्तर पूर्व में क्या है अलगाववादी आंदोलन थे, ओके अलगाववादी संगठन थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मिजोरम की समस्या के समाधान के लिए कब समझौता किया गया तथा समझौते के पश्चात कौन मुख्यमंत्री बना। देखिए 1986 में किया गया समझौता और इसके बाद जो पश्चात मुख्यमंत्री बने थे लाल गेना क्या है यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, तो लाल डेंगा वहाँ के क्या है मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया तो रिपीट हो सकता है। तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में पारित किया गया था, जिसमें पंजाब को एक स्वायत्त राज्य के रूप में स्वीकार करने की बात की गई थी। आनंदपुर साहिब में प्रस्तुत इस प्रस्ताव में संघीय सरकार को परराष्ट्र संबंध, मुद्रा, रक्षा और संचार जैसे दायित्व अपने पास रखने हेतु शेष अधिकार राज्य को दिए जाने के क्या है प्रस्ताव में पारित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये इसको मैं आपको आगे बताता हूँ, रिपीट हो चुका है, इससे आसान लैंग्वेज में आपको आगे बताता हूँ। जैसे आपका राष्ट्रीय अखंडता क्या तात्पर्य है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पढ़ के रखना है। राष्ट्रीय अखंडता से तात्पर्य विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले देशवासी, विभिन्न धर्मावलंबी, विभिन्न जातियों के लोग संकीर्ण भावना से ऊपर उठकर संपूर्ण देश की भलाई के बारे में विचार करें। हर एरिया के अपने अपने अगर सोचेगा तो देश में क्या है देश की फिर अखंडता नहीं रह जाएगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, देश की अखंडता का तात्पर्य है कि हमें अपने क्या है अपने स्वार्थ के लिए क्या है देश को बलिदान नहीं करना चाहिए, इस पार से। नेक्स्ट हमारा क्षेत्रीय आकांक्षाओं का एक आधारभूत सिद्धांत क्या है, तो अभिन्न अंग है, ओके। नेक्स्ट राष्ट्रवाद क्या होता है, तो राष्ट्रवाद यह विश्वास है कि लोगों का एक क्या सामूहिक इतिहास, परंपरा और भाषा, जातीय जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को क्या एकीकृत करना राष्ट्रवाद है। क्षेत्रीय असंतुलन से क्या तात्पर्य है,
देखिए आपको ये 3 टॉपिक जरूर पढ़ के रखना है, क्षेत्रीय असंतुलन, क्षेत्रवाद और पृथकवाद, या पृथकवाद को अलगाववाद भी कहा जाता है। तो ये तीनों पॉइंट के बारे में आपको अच्छे से पता रहना चाहिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने के हाई चांस हुए। ये क्षेत्रीय असंतुलन क्या है? क्षेत्रीय असंतुलन का अर्थ होता है कि भारत में विभिन्न राज्यों तथा क्षेत्रों का विकास एक जैसा नहीं है। ओके, जैसे भारत में क्या है, जो देशों का राज्यों का विकास हो रहा है, तो किसी राज्य में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, किसी में बिल्कुल कम हो रहा है, जैसे क्या क्षेत्र, जिसे हम क्या क्षेत्रीय असंतुलन कहते हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मिजोरम का समझौता कब हुआ, मुख्यमंत्री कौन हुए? तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको यहाँ हटा देना, वो मैं हम पहले बता दिया, ये आपका रॉन्ग रहने वाला। ओके, नेक्स्ट हमारा, हाँ ये आपका देखिए क्षेत्रवाद और पृथकवाद में अंतर, और या फिर देखिए पृथकवाद को दोस्तों अलगाववाद भी कहा जाता है, कंफ्यूजन नहीं होना। क्षेत्रवाद या अलगाववाद में अंतर पूछे या क्षेत्रवाद पृथकवाद में अंतर पूछे, एक ही बात रहने वाली है। तो क्षेत्रवाद में क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष के लोगों, संस्कृति, हितों और भाषा आदि के ऊपर प्राथमिकता देने पर विश्वास करते हैं, इसके लिए क्या सक्रिय रहता है। तथा पृथकवाद क्या करता है, पृथकवाद क्या है, किसी राज्य का क्षेत्र, देखिए मैं आपको बता दूं क्षेत्रवाद में क्या होता है, क्षेत्रवाद में क्या है, लोग देश से अलग नहीं होना चाहते, बस वो सरकार से मांग करते हैं क्षेत्रवाद के अंतर्गत कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी भाषा है, उसकी क्या रक्षा की जाए। ओके, और उसको क्या बढ़ावा दिया जाए, ये होता है क्षेत्रवाद में। पृथकवाद का मतलब पृथक यानी अलग होना। तो यहाँ पृथकवाद में क्या होता है, राज्य कहता है कि भैया हमें अलग देश बनाना है, हमें आपके भारत में नहीं रहना, हमें तो अलग देश बनाना है। तो ये अगर अलग देश, कोई राज्य अगर क्या है अलग देश बनाने की मांग करे तो पृथकवाद है या अलगाववाद है। लेकिन यदि कोई राज्य क्या है, राज्य क्या करे, अपने संस्कृति की संरक्षण के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपने हितों की बात करे, तो वो क्या क्षेत्रवाद कहलाएगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा केंद्र शासित राज्यों के नाम, ओके बहुत ज़्यादा आसान है और सिंपल है, आप कहा सकता है, पढ़ के रखना है। ये आपके क्या है 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम दिए, तैयार कर लीजिएगा। क्षेत्रवाद की राजनीति क्या है, तो इसको भी पढ़ के रखना है आपको। ओके, आंसू आपका, ये आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है। आंसू क्या है, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है, तो रिपीट होने कमी चांस है। ओके, इसका नेक्स्ट आपका 1980 के दशक को क्या है, स्वायत्तता की मांग के स्वरूप क्यों देखा जाता है, तो इसको दशक हम स्वायत्तता की मांग के रूप में देखते हैं। और आपको याद रखना, ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है किस दशक को स्वायत्तता की मांग के रूप में देखा जाता है, 1980 के दशक को। इस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि खतरनाक दशक किसे कहा जाता है, मैंने पढ़ा है किस दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अब इस दशक में क्या है, स्वायत्तता की मांग को लेकर के बहुत सारे आंदोलन हुए, आंदोलन में शामिल लोगों ने अपनी मांग के पक्ष में क्या हथियार भी उठाए, सरकार ने उनको दबाने के लिए क्या जवाबी कार्रवाई की। इस क्रम में राजनीति क्या है तथा चुनौती क्या प्रक्रिया क्या अवरुद्ध होने लगी। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट और लास्ट हमारा अध्याय 15 रहता है आपका भारतीय राजनीति में नए बदलाव वाला चैप्टर, इसे देख लेते हैं। यहाँ से भी आपका क्या है लॉन्ग नहीं आता, केवल 2 नंबर क्वेश्चन आता है। ओके, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, ओके, और साथ ही आपको 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आप क्या प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। पीडीएफ मटेरियल तो कम समय आपका क्या है बार बार रिवीजन भी कर पाएंगे। तो 90 39 53 40 89 दे व्हाट्सएप मैसेज के आप क्या कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देख लेते हैं लास्ट अध्याय से इंपॉर्टेंट है, किन मुद्दों पर भारतीय राजनीतिक दलों को लगभग सहमति है, स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट रहने वाला। ओके, मैंने जो क्वेश्चन देखे हैं ये आपके एनसीईआरटी बुक से भी बहुत सारे यहाँ रिसर्च किया हुआ है, जबकि आप गाइडों में देखें तो बहुत सारे नहीं मिलेंगे। ओके, तो किन मुद्दों को भारतीय राजनीतिक दलों में सहमति थी, ऐसे कौन से मुद्दे थे जिसमें क्या है सब लोग सहमत थे। ओके, तो वो है आपका पहला है नई आर्थिक नीति, दूसरा है पिछड़ी जातियों को पर्याप्त आरक्षण दो, ऐसे मुद्दे जिन पर क्या भारतीय राजनीति क्या है दलों की क्या लगभग सहमति। तो ये आपका रहने वाला, पहले नई आर्थिक नीति, दूसरी पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण। इन 2 ऐसे मुद्दे थे जिनमें हर कोई भी राजनीतिक पार्टी वो सहमत थी। नेक्स्ट हमारा केंद्र सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट संसद में कब प्रस्तुत की, तो 30 अप्रैल 1981 को। सन 1989-90 के बाद भारतीय राजनीति में बदलाव का वर्णन करना है। इंपॉर्टेंट रहने वाला ये भी आपका भारतीय राजनीति में 1889 में प्रमुख घटनाओं का इस बार से था। पहले क्या है 1889 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। ओके, कांग्रेस की हार होने के साथ ही क्या ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ घटना रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस से पहले क्या दबदबा चल रहा था, लेकिन क्या कांग्रेस की हार हुई। मंडल मुद्दे का उदय हुआ, इस समय क्या है दूसरा महत्वपूर्ण घटना थी कि 1990 में बीपी सिंह मंडल जो बीपी सिंह है द्वारा उनके मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करना, जिससे क्या है विरोध में देश भर में क्या हिंसक प्रदर्शन भी हुए। बीपी मंडल क्या है यहाँ बनाया गया। ओके, बीपी मंडल का मुद्दा रहा। जैसे अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी जैसे हम कहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, तो ऐसे लोग जो वर्ग में क्या है सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, उन्हें क्या पिछड़े वर्ग के रूप में हम जानते हैं। जैसे कांग्रेस प्रणाली क्या होती है, तो कांग्रेस प्रणाली क्या है, कांग्रेस प्रणाली का मतलब है कि उनका दबदबा बना रहना, वो कांग्रेस प्रणाली कहने लगी। आपने पता देश जब से आजाद हुआ तो लगातार क्या है चुनाव में क्या कांग्रेस की बहुत ज़्यादा क्या है सीटों से विजय प्राप्त हो रही थी, तो कांग्रेस ये लगातार जीतना, कांग्रेस का दबदबा होना, इसे क्या कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। ओके, तो कांग्रेस का एक दलीय प्रभुत्व कालखंड के कांग्रेस के भीतर राजनीति चलती रही। चुनावी प्रतिस्पर्धा से पहले दशक में कांग्रेस ने शासक और विपक्षी दल की दोनों की भूमिका निभाई। इसी कारण भारतीय राजनीति में इस खंड को क्या है कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। वाम सेब का पूरा नाम आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वाम सेब का मतलब था आपका पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। और आपको मैं बता दूं, आपको देखिए आप जानते हैं जो मायावती जी की क्या है जो पार्टी है, ओके, जिसका हाथी चिन्ह है बीएसपी। ओके, तो ये पहले यही इसको क्या है नाम बदल दिए गए। ओके, वाम सेब जो पहले बना था उसी को क्या बदल कर अब क्या है आपका ये
BSP, ओके, जो हाथी वाला जैसे चुनाव चिन्ह होता है, मायावती लीडर रही है उसके, तो वो बदल गया था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं? गठबंधन सरकार के अर्थ हैं, 2023 में आया, 2024 में आया, ऐसे लगातार प्रीवियस ईयर में कई बार आ जाते हैं। तो जरा 22, 2023 और 24 के क्वेश्चन आपको रट के रखना है। ओके, 22 और 23 एकदम रटे ही होने चाहिए। तो जब अनेक राजनीतिक दल एक मोर्चे और गठबंधन बनाकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार गठित करते हैं, जैसे गठबंधन की सरकार कहते हैं, यानी कोई भी जब जितनी निश्चित सीटें हैं उतनी सीटें नहीं मिल पाती कोई भी पार्टी को, तो क्या है, पार्टी आपस में मिलकर क्या है, सीटों को पूरा करती है और अपनी क्या है, सरकार बनाती है। मंडल आयोग की 2 सिफारिशें 23 में आ चुका है, तो पढ़ के आपको रखना है। तो ये आपकी मंडल आयोग की सिफारिश है, थोड़ा मंडल बार की बता दिए मंडल आयोग के बारे में, बाकी आपको मैंने यहाँ सिफारिश याद रखना है। उन्होंने पहली सिफारिश की कि जो पिछड़े वर्ग है यानी OBC है, उनका 27% के आरक्षण की सिफारिश करी गई। साथ ही अनुसूचित जातियों जनजातियों की को ही क्या है के तहत पिछड़े वर्ग को क्या निर्धारित आयु सीमा को छूट दी जाएगी। और ये सब क्या है मंडल आयोग की सिफारिश, तो पढ़ के आपको रखना है। ओके, 2 पॉइंट आपको पढ़ लीजिएगा। क्रीमी लेयर क्या होते हैं? तो पिछड़े वर्ग में भी क्या जिन लोगों को उच्च सामाजिक और आर्थिक स्तर प्राप्त हो चुके हैं उन्हें हम क्या क्रीमी लेयर या संपर्क वर्ग कहा जाता है। तो ये OBC में है, अगर मान लीजिए आप OBC में है, तो आप OBC में अन्य पिछड़ा वर्ग में है, तो आपको क्या है, सरकार जो जैसे 27% आरक्षण ये सब आपको दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि आप पिछड़े हुए, तो आपको क्या है, लोगों की समानता लाने के लिए आपको ये आरक्षण दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए आप क्या है, कलेक्टर बन जाते हैं, अब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, आपके पावर भी है। ओके, अब यानी आप क्या संपन्न वर्ग कहलाने लगेगा, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, फिर तो आप गरीबी और पिछड़े वर्ग कहलाएंगे नहीं। ओके, तो फिर आपको क्या है, क्रीमी लेयर की श्रेणी में आ जाएगा, और फिर आपको क्या है, जो ये आपके पिछड़े वर्ग की जो आपको ये सब सुविधाएं मिलती है उसको क्या बंद कर दिया जाएगा। तो क्रीमी लेयर क्या होता है, OBC में जो भी अमीर परिवार हो जाते हैं या संपन्न परिवार हो जाते हैं, वो आपके क्या है, क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। गठबंधन सरकार की प्रमुख राजनीतिक समस्या क्या है? तो गठबंधन सरकार की राजनीति के विचारों में एक रूपता नहीं होती। गठबंधन इसका मतलब क्या होता है, कई सारी पार्टियां मिलकर सरकार बनाई, अब हर पार्टी अपनी अपनी क्या विचार हैं, इनमें क्या है, मतभेद लगातार होता रहता है। ओके, और इसमें कम गतिशील होती है, खतरे की लटकती हुई तलवार के नीचे काम करना पड़ता है। यानी हम लोग चार टीम पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई, मान लीजिए उसमें 1 या 2 पार्टी ने क्या बाहर चली जाती है, कहते हैं हमें गठबंधन नहीं करना, कोई पार्टी को छोड़ देती है, आपकी गठबंधन को तोड़ देती हैं, तो आपकी सरकार गिर जाएगी। इसलिए सरकार का डर कर इसमें काम करती है, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, कोई भी ऐसा नहीं नाराज हो जाए तो क्या वो अपना जो सपोर्ट उसने किया है वो बाहर ले ले, तो क्या सरकार गिर जाएगी। नेक्स्ट हमारा गठबंधन सरकार है, एक दलीय सरकारों की तुलना में किस प्रकार से अधिक लोकतांत्रिक सिद्ध होती है? क्योंकि लोकतंत्र को इसमें बढ़ावा मिलता है, साथ ही अधिकांश वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। क्योंकि आपकी गठबंधन सरकार में क्या है, हर जाति के लोग रहते हैं, हर पार्टी के लोग रहते हैं, इसमें क्या है, इसलिए अधिकांश वर्गों को इसमें क्या है, प्रतिनिधित्व मिल जाता है। जैसे भारत की लोकतांत्रिक राजनीति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सभी धार्मिक समुदाय, मतलब कोई भी धार्मिक समुदाय का व्यक्ति है वो क्या पार्टी में शामिल हो सकता है और अपनी क्या है, क्या लीडर बन सकता है, ओके, राजनेता बन सकता है। लेकिन अगर राजनीति दल में धार्मिक समुदाय पर क्या आधारित दल नहीं हो सकता, ओके, कि ये जो दल है ये हिंदू का धर्म है, ये मुस्लिम का दल, इस टाइप का कोई भी दल नहीं बन सकता। ओके, नेक्स्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन है, मंडल आयोग क्या है? MP एग्जाम 24 में आया था, बस एक पढ़ के आपको रखना है कि जो मंडल आयोग है, तो इनका जो अध्यक्ष थे BP मंडल, इन्हीं के नाम पर क्या है, मंडल आयोग रख दिया। और इसका हम कार्य जान चुके हैं कि जिसका आयोग कहते हैं कि इसका मुख्य कार्य है पिछड़े वर्ग की स्थिति को सुधार करने के लिए उपाय करना। और इसी ने सिफारिश दी थी कि क्या मंडल आयोग ने कि क्या 27% क्या OBC को जो आरक्षण दिया जाए इस बार से। तो हमने सिफारिश मैंने आपको बता दी, तो सिफारिश भी आपको पढ़ के रखना है मंडल आयोग की। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए, जितने बताएं सभी आपको तैयार कर लेना। हर प्रकार से मैंने आपको क्वेश्चन कर लिया है, इतना कर लेते हैं आपको और कहीं से पढ़ना नहीं पड़ेगा। और क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th पॉलिटिकल साइंस टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डाउट आता है से आप जरूर पूछिएगा और इंस्टाग्राम फॉलो करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।